अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द साइलेंट पेशेंट बुक के दूसरे हिस्से का 12वां बाब। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। मैक्स ब्रैनसन की रिसेप्शनिस्ट को शदीद जुकाम था। उसने टिश्यू निकाला, नाक सुनकी और मुझे इंतजार करने का इशारा किया। वो फोन पर बात कर रहा है, बस 1 मिनट में बाहर आ जाएगा। मैंने सर हिलाया और वेटिंग रूम में बैठ गया, जहां कुछ गैर आरामदेह सीधी कुर्सियां और एक कॉफी टेबल पड़ी हुई थी, जिस पर मैगजीन का ढेर लगा हुआ था। तमाम वेटिंग रूम एक जैसे ही नजर आते हैं, मैंने सोचा। मैं इतनी आसानी से बतौर वकील ही किसी डॉक्टर या जनाजे के डायरेक्टर से मिलने का इंतजार कर सकता था। दालान के एक तरफ का दरवाजा खुला। मैक्स ब्रेंसन नमूदार हुआ और मुझे इशारा किया। वो वापस अपने दफ्तर में गायब हो गया। मैं उठकर इसके पीछे अंदर चला गया। फोन पर उसके बदमजाजाना अंदाज को देखते हुए मुझे अच्छाई की उम्मीद नजर नहीं आई, लेकिन मुझे हैरत हुई जब उसने माजरत के साथ शुरुआत की। अगर हमारी बातों के दरमियान कोई गैर मुतवक्का तब्दीली महसूस हो तो मैं माजरत चाहूंगा। एक तवील हफ्ता रहा है और मुझे मौसम के हवाले से मेरी तबीयत भी खराब है। क्या तुम बैठोगे नहीं? मैं डेस्क की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। शुक्रिया, और मुझसे मिलने पर राजी होने का भी शुक्रिया। मैंने आपको पहले नहीं पहचाना। मैंने सोचा कि आप एक सहाफी हैं और मुझे अलीशा के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने ग्रो कॉल कर कर पता किया और पता चला कि आप वहाँ काम करते हैं। मैं समझ गया। हाँ, सहाफी अक्सर ऐसे कामों में तंग करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर ऐसे ही होता है। मैं समझ गया। वो कुछ और कहने ही वाला था कि उसे छींक आ गई। उसने टिश्यू के लिए हाथ बढ़ाया। माजरत, मुझे मरूसी जुकाम है। उसने नाक सुनकी। मैंने उसे मजीद करीब से देखा। अपने छोटे भाई की तरह मैक्स ब्रैनसन पुरकशिश नहीं था। मैक्स पुरवकार और गंजा था। उसके चेहरे पर मुहासों के गहरे निशानात थे। उसने पुराने जमाने का मर्दाना क्लोन पहन रखा था, जैसा कि मेरे वालिद पहना करते थे। उसका दफ्तर भी इसी तरह रवायती था, जिसमें फर्नीचर के चमड़े, लकड़ी और किताबों के तसल्ली बख्श बू आ रही थी। ये गैब्रियल की आबाद, रंगीन और खूबसूरत दुनिया से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हो सकती। वो और मैक्स वाज़िया तौर पर एक जैसे नहीं थे। गैब्रियल के फ्रेम शुदा तस्वीर डेस्क पर रखी थी। एक वाज़िया शॉट मुमकिन तौर पर मैक्स ने लिया। गैब्रियल एक मैदान में बाड़ में बैठा हुआ था। उसके हाथ में बॉल उड़ रहे थे और एक कैमरा उसकी गर्दन में लटका हुआ था। वो फोटोग्राफर से ज्यादा किसी अदाकार की तरह लग रहा था, या फोटोग्राफर का अदाकारी करने वाला अदाकार। मैक्स ने तस्वीर का जायजा लेते हुए मुझे देखा और सर हिलाया, जैसे मेरा दिमाग पढ़ लिया हो। मेरे भाई के बाल और शक्ल थी, लेकिन दिमाग मुझे मिला है। मैक्स हंसा। मैं मजाक कर रहा हूँ। दरअसल मुझे गोद लिया गया था। हमारा खून का रिश्ता नहीं था। मुझे ये पता नहीं था कि तुम दोनों को गोद लिया गया था। सिर्फ मुझे। हमारे वालिदैन का ख्याल था कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे गोद लेने के बाद जल्द ही इनका बच्चा पैदा हो गया। ये बज़ाहिर काफी आम है। तनाव को दूर करने के लिए कुछ करना होता है। क्या आप और गैब्रियल करीब थे? बहुत ज्यादा करीब। अगरचा मेरी अहमियत उससे कम थी, और वो ज्यादा तवज्जो का मरकज था। ऐसा क्यों? ऐसा ना होना बहुत मुश्किल है। गैब्रियल बचपन में भी खास था। मैक्स को अपनी शादी की अंगूठी से खेलने की आदत थी। वो बात करते वक्त अपनी अंगूठी को घुमा रहा था। गैब्रियल तस्वीर खींचने के लिए हर जगह अपना कैमरा ले जाता था। आप जानते हैं, मेरे वालिद ने सोचा था कि वो पागल है। फिर पता चला कि मेरा भाई थोड़ा सा जीनियस था। क्या तुम्हें उसके काम के बारे में पता है? मैं सिफारती अंदाज में मुस्कुराया। मुझे एक फोटोग्राफर की हैसियत से गैब्रियल की खूबियों पर बहस करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। उसकी बजाय मैंने बातचीत को अलिशा की तरफ मोड़ा। आप उसको भी अच्छी तरह जानते होंगे। अलिशा? क्या मैं? उसके नाम के जिक्र पर मैक्स का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी गर्मी बुखारात की सूरत में खारिज हो गई।
اس کا لہجہ سرد تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ میں نے عدالت میں علیشا کی نمائندگی نہیں کی۔ اگر آپ مقدمے کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنے ساتھ پیٹر ڈروٹلی سے رابطہ کروا سکتا ہوں۔ یہ اس قسم کے معاملات نہیں ہیں جس کے لیے میں آیا ہوں۔ اچھا؟ میکس نے مجھے ایک متجسس نظر سے دیکھا۔ کیا آپ ایک سائیکو تھراپسٹ کے طور پر اپنے مریض کے وکیل سے ملنا عام نہیں ہوتا؟ نہیں، اگر میرا مریض خود بات کر سکتا تو نہیں۔ میکس اس پر غور کرتا نظر آیا۔ مجھے سمجھ گیا، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے کہا، پر میں نہیں جانتا کہ آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں۔ میری صرف ایک دو سوال ہیں۔ بہت اچھا، جی میں حاضر ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اس نے اس وقت اخبار میں پڑھا تھا کہ قتل سے ایک رات پہلے آپ گیبریل اور لیشا سے ملے تھے۔ ہاں، ہم نے اکٹھے ڈنر کیا تھا۔ وہ کیسے لگ رہے تھے؟ میکس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ غالباً اس نے یہ سوال سینکڑوں بار پوچھا ہوگا، اور اس کا جواب وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے دے سکتا تھا۔ عام، بالکل نارمل۔ اور الیشا؟ وہ بھی؟ اس نے کندھے اچکائے۔ شاید معمول سے تھوڑا زیادہ خوش، لیکن لیکن کیا؟ کچھ نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ اور بھی بتانا چاہتا تھا۔ میں نے انتظار کیا، اور ایک لمحے کے بعد اس نے کہا، میں نہیں جانتا کہ ان کے تعلقات کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، صرف وہی جو میں نے کاغذات میں پڑھا ہے۔ اور آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کہ وہ خوش تھے۔ خوش؟ میکس بے پرواہی سے مسکرایا۔ ہاں، وہ خوش تھے۔ گیبریل نے اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ میں سمجھ گیا، لیکن میں میکس کا مطلب نہیں جان پایا۔ مجھے حیران ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس نے کندھے اچکائے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اگر تفصیل سے بات کرنی ہے تو آپ مجھ سے نہیں، جین فیلکس سے بات کریں۔ جین فیلکس؟ جین فیلکس مارٹن، الیشیا کا گیلریسٹ۔ وہ ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں۔ وہ دونوں بہت قریب تھے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اسے زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے تفصیل میں جانے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے جتنی جلدی ممکن ہو جین فلک سے بات کرنے کے لیے ذہن بنایا۔ مجھے آپ کی ذاتی رائے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ کیا میں آپ سے براہ راست سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے سمجھا شاید آپ پوچھ چکے ہیں۔ کیا آپ کو الیشا پسند ہے؟ میکس نے بولتے ہوئے بے ساختہ میری طرف دیکھا۔ یقیناً مجھے پسند ہے۔ میں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ دو کردار ادا کر رہے ہیں، ایک وکیل کا جو کہ قابل فہم ہے اور دوسرا بھائی کا، اور میں یہاں ایک بھائی سے ملنے آیا ہوں۔ ایک وقفہ تھا۔ میں حیران تھا کہ کیا میکس مجھے جانے کے لیے کہنے والا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن اس کا ارادہ بدل گیا۔ پھر وہ اچانک ڈیسک چھوڑ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ اس نے اسے کھولا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ میکس نے گہری سانس لی، جیسے کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ آخر کار اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ سچ ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اور دھیرے سے بولا، گیبریل صرف میرا بھائی نہیں تھا، وہ میرا سب سے اچھا دوست بھی تھا۔ وہ بہت ہی مہربان آدمی تھا۔ شاید آپ کسی ایسے مہربان سے ملے ہوں، بہت بڑا مہربان۔ اور اس کتیا کی وجہ سے اس کا سارا ٹیلنٹ، اس کی اچھائی اور زندگی کا جذبہ ختم ہو گیا۔ یہ صرف اس کی زندگی نہیں تھی جسے اس نے تباہ کیا تھا، بلکہ میری بھی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے والدین یہ سب دیکھنے کے لیے زندہ نہیں ہیں۔ میکس خاموش اور اچانک جذباتی ہو گیا۔ اس کے درد کو محسوس نہ کر سکنا مشکل تھا، اور مجھے اس کے لیے افسوس ہوا۔ اس کے لیے الیشا کے دفاع کو منظم کرنا بہت مشکل رہا ہوگا۔ میکس نے کھڑکی بند کی اور ڈیسک پر واپس آ گیا۔ اس نے خود پر دوبارہ قابو پا لیا تھا۔ وہ دوبارہ وکیل کا کردار ادا کر رہا تھا، جس میں غیر جانبدارانہ، متوازن اور جذباتی لگ رہا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ گیبریل ہمیشہ الیشا کی بہتری چاہتا تھا۔
वो उसके लिए पागल था, लेकिन वो सिर्फ पागल थी। आपको लगता है कि वो मासूम है? एक माहिर नफ्सियात की हैसियत से आप मुझे बताएं, आप क्या सोचते हैं? मैं वो जानता हूँ जिसका मैंने मुशाहिदा किया है। और वो क्या है? मूड में तब्दीली, गुस्सा और अचानक पुरतशद्दुद हो जाना। उसने चीजों को तोड़ दिया, तबाह कर दिया। गैब्रियल ने मुझे बताया कि उसने कई दफा और कई मौकों पर उसे कत्ल करने की धमकी दी थी। मुझे ध्यान देना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। जब अलीशा ने खुद को मारने की कोशिश की, मुझे मुदाखलत करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ मदद ना कर सका। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। गैब्रियल उसकी हिफाजत के लिए पुरज़म था। वो एक बेवकूफ की तरह मैंने उसे जाने दिया। मैक्स ने आह भरी और अपनी घड़ी को देखा, जो मेरे लिए बात खत्म करने का एक इशारा था, लेकिन मैं खाली नजरों से उसको देखता रहा। क्या अलीशा ने खुद को मारने की कोशिश की थी? आपका क्या मतलब है? कब? आपका मतलब है कि गैब्रियल के कत्ल के बाद? मैक्स ने सर हिलाया। नहीं, उससे कई साल पहले। आप नहीं जानते। मैं समझा आप जानते होंगे। ये कब हुआ था? उसके बाप के मरने के बाद। उसने ओवरडोज गोलियां और कुछ और खा लिया था। मुझे बिल्कुल याद नहीं है। वो एक तरह से मुनक़ता हो चुकी थी। मैं उससे मजीद पूछने ही वाला था कि दरवाजा खुला। रिसेप्शनिस्ट नमदार हुई और धीमी आवाज में बोली, डार्लिंग, हमें जाना चाहिए, हमें देर हो रही है। ठीक है, मैं आता हूँ डियर। दरवाजा बंद हो गया। मैक्स मुझे मुआजरत ख्वाह नजरों से देखते हुए उठ खड़ा हुआ। हमारे पास थिएटर की टिकट है। मैंने यकीनन चौंक कर देखा होगा, क्योंकि वो हंस रहा था। हम्म, तानिया। और हमारी शादी पिछले साल हुई थी। ओह, मैं समझ गया। गैब्रियल की मौत ने हमें इकट्ठा किया। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता था। मैक्स के फोन की घंटी बजी। उसका ध्यान भट गया। मैंने उस कॉल अटेंड के लिए सर हिलाया। आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मदद की है। मैं दफ्तर से बाहर निकला। मैंने रिसेप्शन में बैठी तानिया को करीब से देखा। वो सुनहरी बालों वाली, खूबसूरत और छोटी उम्र की थी। उसने अपनी नाक की सुनकी और मैंने उसकी शादी की अंगूठी पर बड़े हीरे को देखा। मुझे हैरत हुई जब वो उठी और मेरी तरफ मुंह बनाकर चली गई। वो धीमी आवाज में जल्दी से बोली, अगर आप अलीशा के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके कजन पॉल से बात करें। वो उसे सबसे बेहतर जानता है। मैंने उसकी खाला लिडिया रोज को फोन करने की कोशिश की। वो खास तौर पर मददगार नहीं दिखती। लिडिया को भूल जाएं, कैम्ब्रिज जाएं और पॉल से बात करें। उससे अलीशिया और हादसे के बाद वाली रात के बारे में पूछें। और दफ्तर का दरवाजा खुला। तानिया फौरन खामोश हो गई। मैक्स जाहिर हुआ और वो तेजी से मुस्कुराते हुए उसके पास गई। तैयार हो डार्लिंग? उसने पूछा। तानिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो घबराई हुई भी लग रही थी। वो मैक्स से डरती है, मैंने सोचा। मुझे ताज्जुब हुआ कि क्यों।